वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SVMC स्क्वायर। तो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 1 लेकर आए हैं, जिसका लेक्चर नंबर 8 है। तो आपने अभी 7 लेक्चर हम ले चुके हैं, उसमें आपने बहुत कुछ पढ़ा है। तो आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें आज हम अपने चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को समाप्त कर देंगे, पूरा एंड कर देंगे। तो आइए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इस पर क्या लेंगे, एक अनंत समतल चादर लेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम एक आवेशित अनंत समतल चादर ले लेंगे। हमने एक चादर ली, अनंत समतल चादर। क्लियर। इस पर क्या है, आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है इस पर। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें क्या करना है हमें, ये हमारे पास क्या है, अनंत समतल चादर है। क्लियर है। अब इसमें हम एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार एक बेलन ड्रॉ करेंगे। इसमें बेलन को हम मान लेंगे, इमेज कर लेंगे इसमें। ये हमारे पास ऐसे, मतलब इसमें आर पार एक, इसके आर पार एक क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। क्लियर है। अब यहाँ पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। क्लियर है। अब इसके भी आपके पास कितने फील्ड हैं, 3 फील्ड हैं। एक ये हमारे पास, इसको हम S1 कह देते हैं, इसको S2 कह देते हैं, और ये हमारे पास S3 है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बिंदु P पर, ये हमारा बिंदु P है, इस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। तो हम इस पर ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब देखिए हमारे पास S1 और S2 और एक S3, ये 3 पृष्ठ हैं। 2 S1 और S2 हमारे पास समतल पृष्ठ हैं, और S3 हमारे पास वक्र पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, वक्र। क्लियर है। तो हम इस पर अब क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। हमने बताया था, वो आवेश घनत्व के बारे में बताया था। तो रैखिक आवेश घनत्व आपने पढ़ा था, पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा था, और आयतन आवेश घनत्व पढ़ा था। क्लियर है। तो हमने बताया था कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो किस पर लगता है, एक पृष्ठ के समान। तो यहाँ पर जो एक पृष्ठ है, समतल चादर है, इस पर जो रेखीय आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, उसे हम सिग्मा कह देंगे। क्लियर है। तो हमारे पास 3 पृष्ठ बने। समतल पृष्ठ, पहला हमारे पास है समतल पृष्ठ, समतल वक्र पृष्ठ, वो है S1। क्लियर। और दूसरा भी हमारे पास कैसा है, समतल वक्र पृष्ठ, वो भी हमारे पास S2 है। क्लियर है। और हमारे पास एक वक्र पृष्ठ है, उसे हम सीधा वक्र पृष्ठ कहेंगे, वक्र पृष्ठ। क्लियर है। वो हमारे पास कितना है, 3, S3। क्लियर है। ये हमने S3 3 हमारे पास, इसमें क्या है, हमने वक्र पृष्ठ माने। अब इसमें एक एक करके अलग अलग निकलने वाली विद्युत फ्लक्स संख्या की हम चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, S1, पृष्ठ S1 से, पृष्ठ S1 से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। यहाँ पर हम क्या देते हैं, I1। क्लियर है। तो हमारे पास इससे निकलने वाला, अब देखिए S1 हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा, परपेंडिकुलर यानी लंबवत है। तो हमारे पास जो थीटा का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो हमारे पास फाई इक्वल क्या होता है, EDS cos थीटा। क्लियर है। तो cos थीटा की 0 को लगा देंगे, और cos 0 का मान होता है 1। तो फाई E हमारे पास, E1 हमारे पास कितना है, EDS। क्लियर है। या हम अगर इसका हम एरिया A कह दें, इसका क्षेत्रफल अगर हम A कह दें, तो हमारे पास A ले लेते हैं हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, EA। क्लियर है। इसे DS रहने दो। इसका हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास S1 से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की संख्या होगी। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, S2 से निकालेंगे, S2 से निकलने वाले, S2 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। क्लियर है। इसे हम क्या कह देते हैं, फाई E2। अब जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, ये भी देखिए S2 और S1 हमारे पास कैसे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तब भी हमारे पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो फाई E2 का भी मान हमारे पास कितना आ जाएगा, EA। क्लियर है।
यानी ds की वैल्यू हमने a ले ली, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमने a ले लिया, और cos 0 का मान 1 होता है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लगा दी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, S3 से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स, S3 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्लियर है, इसे हम phi 3 कह देते हैं। अब देखिए S3 हमारे पास कैसा है, वक्र पृष्ठ है हमारे पास ये, तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा है, पैरेलल है, समांतर है। तो इसमें जो हमारे पास एंगल थीटा जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, EDS cos थीटा, और cos अगर 90 डिग्री हो गया तो cos 90 का मान होता है 0, तो phi E3 हमारे पास E3 वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी S3 पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स की संख्या हमारे पास 0 हो जाएगी। क्लियर है। तो हमारे पास हमने S1 से निकाला, S2 से निकाला, और S3 से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात किया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना हुआ हमारे पास, कुल फ्लक्स जो हमारे पास पृष्ठ है यानी समतल चादर है, उसके हमने एक सिलेंड्रिकल शेप में एक उसका हमने क्या माना, इसकी चादर की मानी, ठीक है, चादर की ड्रॉ मानी। अब इसमें क्या है, S1 S2 और S3 हमने कितने माना, इसमें पृष्ठ माने, ठीक है, 3 पृष्ठ माने। S1 और S2 हमारे पास समतल वक्र पृष्ठ है, और S3 कैसा है हमारे पास, वक्र पृष्ठ है। और S1 और S2 दोनों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, और S3 हमारे पास पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो हमारे पास phi E का जो मान होगा, phi E का वो phi E1 प्लस phi E2 प्लस phi E3, क्लियर है। तो हमारे पास अब टोटल जो फ्लक्स होगा वो phi इक्वल टू 2EA, क्लियर है। ये हमारे पास क्या हुआ, कुल वैद्युत फ्लक्स निकल आया। अब देखिए, अब हमारे पास ये कुल वैद्युत फ्लक्स निकल आया। अब हम क्या करेंगे, गॉस प्रमेय से, अब गॉस प्रमेय पर चलेंगे हम, गॉस प्रमेय से, क्लियर। अब गॉस प्रमेय से हम जानते हैं phi की वैल्यू कितनी होती है, phi की वैल्यू होती है हमारे पास Q/ε0, क्लियर है। phi की वैल्यू कितनी होती है, Q/ε0। अब इसमें phi का मान हमारे पास 2EA है, 2EA, क्लियर है। और देखिए आवेश घनत्व, हमने आवेश घनत्व इसमें बताया था हमने, पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व हमारे पास सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A। अगर Q की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू में A, क्लियर है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर Q का मान रख देंगे हम, सिग्मा इंटू में A/ε0, क्लियर है। अब देखिए A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, यहाँ पर देख रहे हैं इधर, तो हमारे पास जो E का जो मान है, E की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा/2ε0, क्लियर है। 2 को हम इधर ले आएंगे और हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन निकल आएगी। और इसी प्रकार से ये हमारे पास क्या है, ये अनंत समतल चादर से निकला हुआ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है। तो हमारे पास इस तरह से अनंत समतल चादर पर अगर कोई एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है और उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमारे पास सिग्मा/2ε0 आएगी, क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या हुआ, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात करी। ये हमारा क्या है, गॉस प्रमेय का दूसरा एप्लीकेशन है, क्लियर है। तो अब हम अब इसके बाद तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे और आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो चलिए हम इससे आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए आपके 3 गॉस के एप्लीकेशन है। पहला था आपके पास अनंत एक समान आवेशित पतले तार के कारण, दूसरा आपके पास है ये समतल पृष्ठ के कारण, क्लियर है। अब आपके पास जो तीसरा आएगा वो क्या है, एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण, जो हमारे पास इंटेंसिटी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, अब एक समान पतले गोली खोल के कारण, यानी पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब हम इसके
गणना करेंगे। देखिए गोली हम खोल लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, गोली खोल लेंगे। ये हमारे पास एक गोली खोल है, गोली मतलब गोला है, इस पर क्या है प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, कितना है प्लस क्यू आवेश, और यहाँ से इसकी दूरी स्मॉल आर ले लेते हैं। क्लियर है। अब इस पर जब आवेश है हमारे पास, इस पर आवेश आया, अब इसके बाद हमारे पास इसके पास आवेश आया तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो हमारे पास एक और इतने बीच में हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया। क्लियर है। अब इस पर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं जिस पर हमें क्या करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। ये हमारे पास कैसा है, गोला है। क्लियर है। अब यहाँ से जो बिंदु P है वो कितना है, कैपिटल R हम मान लेते हैं। क्लियर है। इस पर हमें क्या करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, अब उससे हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की यहाँ से निकलने वाले उसका किसका मान निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका मान निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम किसका निकालें, इस गोले से ही निकालें। ठीक है, तो हमारे पास कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें इस पर कोई प्रश्न तो है नहीं कि S1 या S2 एक समान है, इसमें कैसा है हमारे पास जो गोला है वो कैसा है, एक समान है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम कुल निकालेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। क्लियर। तो हमारे पास कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, EDS। क्लियर है। और DS यानी कॉस यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये कैसा होगा हमारे पास परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर है। तो हमारे पास EDS और फाई ई का, आप जानते हैं कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, E = 4πr²। क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या आया, कुल वैद्युत फ्लक्स किससे गोले से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आ गया। क्लियर है। अब हम इसमें, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा ही है, इसमें सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट है इसमें, एक और आएगा अभी इसके बाद कॉन्सेप्ट, इसी का कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें गॉस प्रमेय लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, गॉस प्रमेय से। क्लियर है। तो हम गॉस प्रमेय से अब इसकी चर्चा करते हैं। गॉस प्रमेय हमारी क्या होती है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो फाई ई हमारे पास, फाई ई कितना है, ई 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब 4π ई का मान निकालेंगे तो हम इधर ले आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा क्यू अपॉन 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 4π और r² और क्यू अपॉन r²। क्लियर है। ये हमारे पास क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। क्लियर है। तो हमारे पास अगर बिंदु हमारे पास कहाँ था, यहाँ पर कोई आवेश था, तब हमने क्या निकाला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करें। क्लियर है। अब क्या करें, अगर बिंदु को हम यहाँ पर मान लें, ठीक है, 8 दूरी पर, यहाँ से मिड पॉइंट से हम क्या मान लें, एक 8 दूरी पर अपना बिंदु P मान लें तब। ठीक है। तो अगर बिंदु कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र के बाहर है, यानी वैद्युत क्षेत्र से 8 दूरी पर है, मतलब वैद्युत क्षेत्र में कितनी है, 8 दूरी पर वैद्युत बिंदु गोले के सतह पर है, गोले की सतह पर है। ठीक है। तो बिंदु हमारे पास कहाँ है, गोले की सतह पर है, तो हमारे पास सेम यही रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ही रहेगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। बस आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन, अब यहाँ पर हमने स्मॉल आर ली थी क्योंकि ये क्या था, ये बिल्कुल नहीं था। अब इसके सतह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की सतह पर लगाएंगे तो हमारे पास ये कैपिटल आर हो जाएगी और ये हमारा। क्लियर है। तो आप इसे याद रखेंगे। अब एक और कंडीशन है इसमें, ये आपने पढ़ी, ये हमारी पहली थी कि हमारे पास अगर कोई अंदर है उसके तो हम क्या करेंगे। क्लियर है। अब सतह पर है तो हमने ये वाली पढ़ी। अब तीसरी कंडीशन आपकी आती है कि अगर बिंदु कहाँ हो, जो आवेश है हमारे पास, आवेश कहाँ रखते हैं हम, आवेश रखते हैं हम गोले के अंदर, यानी मिड पॉइंट पर कहीं पर, यानी इसके अंदर, इंटेंसिटी ऑफ गोले के अंदर, गोले के अंदर। क्लियर है। तो जब हम गोले के अंदर रखेंगे, हम यहाँ पर क्या रखेंगे, अंदर रखेंगे, तो यहाँ पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। अब आवेश का मान क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर आवेश रखा है तो हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चारों तरफ है, कि कहाँ है, इतने एरिया में है, जो हमारे पास जो
सर्कल एरिया है उतने एरिया में, अब उसके अंदर हम ले जा रहे हैं तो हमारे पास जो आवेश का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हम यहाँ पर Q का मान 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये 3 रिजल्ट आए, इनको आप क्या करेंगे, सदियों सदियों तक याद रखेंगे। क्लियर है, ये हमारे पास 3 रिजल्ट आए और ये हमारे पास क्या है, गॉस प्रमेय का थर्ड एप्लीकेशन है। और इसी प्रकार से गॉस प्रमेय हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अब इसके बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंटली टॉपिक बचा है जो बहुत एग्जाम में चांस बार पूछा जाता है। क्लियर है, तो शायद कुछ बोर्डों ने वो हटा दिया है, लेकिन आपको वो पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं और आपके जिस बोर्ड में होता है वो 100% आता ही है आपको। क्लियर है, तो आप इसे तब तक नोट करेंगे, हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्लियर है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। क्लियर, तो हम अब इससे अपने आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं, जो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। क्लियर है, और वो टॉपिक है आपका गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम नियम का स्थापना। हमें क्या करना है, कूलाम का नियम अप्रूव करना है, किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। क्लियर है, तो हम हमारा जो अगला हेडिंग है वो हम लिखेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का विस्थापन, कूलाम के नियम की स्थापना, क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, अब गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना करेंगे। क्लियर है, तो देखिए इसको आप बहुत ध्यान से समझना कि हम कैसे कैसे कूलाम के नियम की स्थापना करते हैं, गॉस प्रमेय की सहायता से। किसकी प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। क्लियर है, तो हमने अभी उसका गॉस प्रमेय का थर्ड एप्लीकेशन देखा। क्लियर है, कौन सा देखा, गॉस प्रमेय का थर्ड एप्लीकेशन। अब थर्ड एप्लीकेशन आपने अभी पढ़ा था कि हमारे पास जो आवेश है, गोली पतले एक समान गोली खोल के कार जो आवेश है, अगर उसके किसी भी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर, यानी आवेश के बाहर या उसकी सतह पर, क्लियर है, अगर हम क्या करते हैं, एकांक आवेश रख दें हम वहां पर, तब उससे लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, तो हमें हमारे पास क्या है, वही जो हमारे पास गॉस प्रमेय का जो थर्ड एप्लीकेशन है उसी के अनुसार हम बात करेंगे। तो हमारे पास जो बिंदु P था, अगर बिंदु हम क्या रखते हैं, जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन था, यानी पतले गोली खोल के कार जो आवेश था उस पर हम क्या रखते हैं, बिंदु P पर हम क्या रखते हैं, बिंदु P पर क्या रखते हैं हम, एकांक आवेश, एकांक आवेश, एकांक आवेश। अगर हम एकांक आवेश को हम क्या रख देते हैं, जो हमारे पास एकांक आवेश कितना होता है, Q नॉट। क्लियर है, एकांक आवेश या परीक्षण आवेश, एकांक में परीक्षण आवेश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या ले रहे हम, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को अगर हम रख देंगे वहां पर, तब लगने वाला बल कितना होगा, तब लगने वाला बल। क्लियर है, अब देखिए बिंदु P पर हमने क्या रख दिया, परीक्षण आवेश Q नॉट रख दिया, तब वहां पर कितना बल लगेगा, कितना फोर्स आएगा, तो वो फोर्स आएगा हमारे पास F इक्वल टू EQ नॉट, यानी उससे निकलने वाला इंटेंसिटी और जो हमारे पास परीक्षण आवेश था उसके मल्टीपल को, उस पर जितना बल लगेगा उस पर उतना बल लगेगा। क्लियर है, तो हमारे पास जो बल हुआ F इक्वल टू EQ नॉट। क्लियर है, तो आप जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4πε0 Q/r²। कितना होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है, तो हमारे पास ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं, तो हमारे पास जो F का मान आएगा, जो बल है हमारे पास, वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/Q0 इंटू में अपॉन r²। क्लियर है, कितना हो जाएगा, Q इंटू Q0/r²। क्लियर, तो हमारे पास ये क्या आया, बल आया। और अब ये बल ही क्या है, 1/4π, आप ध्यान से देखना, ये क्या बल है हमारे पास, Q0 अपॉन में r²। जब कूलाम का नियम हमने पढ़ाया था वो क्या था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये था। तो हमारे पास आवेश कितने हैं, 2। अब यहाँ पर हमने एक Q मान लिया, एक परीक्षण आवेश Q नॉट मान लिया है। तो हमारे पास ये, अब देखिए ये देखिए और ये वाला देखिए, तो हमारे पास कैसे ये सेम है ना, तो हमारे पास यही बल क्या है, कूलाम का बल है। यही बल क्या है, कूलाम का।
कूलॉम का बल है, कूलॉम का बल। क्लियर है? तो हमारे पास यही क्या है, कूलॉम का नियम है। और इसी प्रकार से गॉस प्रमेय की सहायता से हमने क्या किया, कूलॉम के नियम की स्थापना कर दी। हमने क्या किया, कूलॉम के नियम की स्थापना कर दी। कैसे कैसे हमने किसका लिया, हमारे पास जो थर्ड एप्लीकेशन था, जो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन था गॉस का, उसके अनुसार हमने क्या किया, एक बिंदु पर जो बिंदु हमने पी माना था उस पर हमने परीक्षण आवेश रख दिया और उस पर लगने वाले बल की हमने गणना कर ली। और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और उसका हमने मान लगा दिया, उस पर हमने जो ज्ञात किया था। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारे पास जो बल आया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q1 Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारे पास ये क्या है, कूलॉम का नियम है। तो यहाँ तक आपका क्या हुआ, ये सारा, ये आपके पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। इस प्रकार से ये लास्ट आपका टॉपिक था। क्लियर है? और इससे आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। आपके इसी में लास्ट यही टॉपिक था। क्लियर है? तो कुछ बोर्डों ने इसे हटा दिया और कुछ ने इसे रखा है अभी, तो जिसमें है उसे आप पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास चैप्टर समाप्त हो जाता है। क्लियर है? अब हम अगले जो हमारे पास लेक्चर आएंगे उसमें अब हम कौन सा पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर है? हमारे पास जो सेकंड चैप्टर क्या है, स्थिर वैद्युत धारिता तथा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम अगले में अब क्या सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और हमारे पास यहाँ तक आपका ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड समाप्त हो जाता है। क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ तक, अब तक मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे रेगुलर लेक्चर लिए होंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आपने बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर किया होगा और बाकायदा आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। क्लियर है? तो आज हमारा ये लेक्चर इतना ही रहेगा। और हाँ, हम कल से क्लास 11th का भी आपको कोर्स प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपके चैप्टर वाइज लेक्चर दिए जाएंगे। क्लियर है? तो आपके दोस्त हैं, आपके भाई या बहन हैं, उसको आप बता सकते हैं और यहाँ से आप क्लास 11th का भी कोर्स पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच।